जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डॉक्टर साइंस। आज का वीडियो है हमारा एंजाइम के बारे में। हम लोग जितना भी डिटेल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे थोड़ा ज़्यादा करके देख लेंगे और जैसे आप लोग को एंजाइम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एंजाइम का क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कैसे कैसे होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर में देखिए, क्लासिफिकेशन में इसको ध्यान रखिए कि 6 क्लास में इसको बांटा गया है। एंजाइम को 6 क्लास में बांटा गया है और 4 to 13 सब क्लास में बांटा गया। और ठीक है, तो ये हो गया। और इसका 4 डिजिट नंबर होता है एंजाइम कमीशन जो है, तो ये 4 डिजिट नंबर मतलब इसको दिया जाता है हर एंजाइम को। तो हम लोग को आज मेरा मकसद है कि एंजाइम कमीशन नंबर ये देख लेना, ये इसी नंबर इसको बोलते हैं। तो ये 1 से 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। और इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसका ये ट्रिक है, ऑन द हिल लेग इज लाइफ। मतलब आपके पैर में शक्ति है यानी मसल्स पावर है, तो आपको हिल पे जिंदा रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑन द हिल लेग इज लाइफ इसका मतलब ट्रिक है। देखते हैं ऑन द मतलब ओ मतलब होता है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ये देखिए पहला नंबर है। फिर द मतलब ट्रांसफरेज, हिल मतलब हाइड्रोलाइज, और लेग मतलब लाइगेज लाइज, और इज मतलब आइसोमरेज, और लाइफ मतलब लाइगेज। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है लाइज और लाइगेज में। तो देखिए जब लाइव बोले हैं तो LIF ही, तो एल आई तो बोल दीजिए, तो यहाँ लाइगेज हो जाएगा। ठीक है, और लाइजेज में लेग बोले हैं। ठीक है, तो एक LI वाला जो है लाइगेज हो जाएगा, बाकी जो बचा लाइज हो जाएगा। तो ये तो हमारा कि एग्जाम में अगर इसमें से पूछेगा कि अगर एग्जाम में पूछा हाइड्रोलेज का एंजाइम कमीशन नंबर कौन सा, तो थर्ड नंबर हो जाएगा ना, तो ये थर्ड हो जाएगा। इस तरह से इसको 3 मतलब याद रखना है, तो इसी नंबर बोलते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग को समझना है कि आखिर ये है क्या और इसका एग्जाम्पल क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज। देखिए ऑक्सीडोरिडक्टेज में सबसे पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज में क्या है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, मतलब ये अगर कोई भी रिएक्शन है, यहाँ समझते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, तो उसका जो एंजाइम होगा इस कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे डीहाइड्रोजिनेज, जैसे डीहाइड्रोजिनेज, जो डीहाइड्रोजिनेज जिसको डीएच बोलते हैं, तो ये डीहाइड्रोजिनेज जो है ये इसका इसी नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेशन है, मतलब डी मतलब रिमूवल, और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। तो हाइड्रोजन का किसी से रिमूवल होगा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो डीहाइड्रोजिनेज जो है, यहाँ देखिए डीहाइड्रोजिनेज है ना, इसी भी लिखा हुआ है। तो या इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज। देखिए ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीडेटिव वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो रिडक्शन हो रहा है, या रिडक्टेज। इस टाइप का एंजाइम जो है क्या होगा, ऑक्सीडोरिडक्टेज, यानी एंजाइम कमीशन नंबर फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, एंजाइम विद कैटलेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर रिएक्शन है तो फर्स्ट में आ जाएगा। फिर आता है इसका, आप लोग को यहाँ लिख के दे दिए, जैसे कि यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में डिहाइड्रोनेज, रिडक्टेज या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्यों ऑक्सीडेटिव लिखा गया तो ये हो जाएगा ना फर्स्ट नंबर। चलिए उसके सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड नंबर में है ट्रांसफरेज। तो नाम से पता चला है ट्रांसफर ऑफ ग्रुप होगा, लेकिन इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि किस टाइप का ट्रांसफर। जैसे कि जैसे इनोर्निक फॉस्फेट का, या आपको ले लीजिए कोई, जैसे कि एटीपी से एक फॉस्फेट निकाल के हम ट्रांसफर कर दिए किसी को, तो इस टाइप का ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप का ट्रांसफर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, किसी से निकाल के किसी में डाल दिए तो उसको ट्रांसफरेज बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, काइनेज। काइनेज क्या करता है, ऑर्निक यानी एटीपी वाला जो हाइड्रोजन है, अरे एटीपी वाला फॉस्फेट जो है उसको या तो मतलब लाता है यानी एटीपी बनाता है, या तो एटीपी तोड़ता है यानी एटीपी से एडीपी बनाना। काइनेज क्या करता है, या तो एटीपी बनाता है या तो एडीपी बनाता है। तो दोनों काम काइनेज करता है। ग्लाइकोलाइसिस हम लोग भली भांति से देखे होंगे। ठीक है, तो जिसको ग्लाइकोलाइसिस का वीडियो नहीं देखे हो तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट। तो चलिए, तो काइनेज और एटीपी वाला आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है तो इस टाइप का। ठीक है, तो जैसे काइनेज हो गया, या क्या करता है एटीपी वाला, और पीआई मतलब इनऑर्निक फॉस्फेट। इनऑर्निक फॉस्फेट वाला भी अगर कोई या तो रिमूव कर रहा है या तो ऐड कर रहा है, जैसे कि फॉस्फोराइलेज। देखिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है, सेकंड नंबर में एग्जांपल लिख दिए, काइनेज या फॉस्फोराइलेज। देखिए इसमें आपको क्या याद रख सकते हैं, जैसे कि ये पहला नंबर में बस इसको याद रख लीजिए आप, डिहाइड्रोजनेज या ऑक्सीडेटिव, ये दोनों याद रख सकते हैं। दूसरा नंबर में जो है काइनेज आप याद रख लीजिए, बस यही इंपॉर्टेंट है, हो गया। और बाकी का याद रखना जरूरी नहीं है, मतलब 11th या नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए एक दो देखेंगे जो जरूरत होगा बता देंगे। फिर आता है तीसरा हाइड्रोलाइजेज। हाइड्रोलाइजेज में क्या है कि वाटर या अमोनिया जो है, देखिए वाटर की मदद से, मतलब अमोनिया भी रखने चाहिए, एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर ईथर एंड पेप्टाइड। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर की मदद से कुछ कोई बॉन्ड तोड़ लिए है, तो मतलब उसको हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस तो वाटर की मदद से, यानी वाटर या अमोनिया भी ले सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई कंपाउंड है उसमें वाटर वाटर का छिड़काव किया, यानी वाटर के साथ
वाटर की मदद से बॉन्ड टूट गया, या अमोनिया की मदद से बॉन्ड टूट गया। जब बेसिकली ज़्यादातर वाटर की मदद, जैसे ईस्टर के केस में, ईथर के केस में, सब वाटर से ही होता है, ठीक है। तो ये रिवर्स है, जैसे ईस्टर बनता है कैसे, एसिड और अल्कोहल से क्या बनता है, ईस्टर, वाटर रिलीज होता है। उसी तरह अगर कोई ईस्टर बना है उसमें वाटर मारेंगे तो एसिड और अल्कोहल टूट जाएगा ना, इस तरह से। तो ये हो गया, तो ये हमारा हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल आप लोग यहाँ देखिए, हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल हालांकि हम लोग को फॉस्फेटेज है, जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 तक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीनियर क्लास में, हायर क्लास में अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूरत पड़ेगा, ठीक है, फॉस्फेटेज। फिर उसका आता है चौथा नंबर। तो फर्स्ट दो आप लोग याद रखिए, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिहाइड्रोजनेज, सेकंड नंबर में ये काइनेज, ये दो इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि वाटर की मदद से हो रहा हो। तो तीसरा आता है लाइजेज। लाइजेज मतलब होता है कि यहाँ तो लिखा है विच रिमूवल ऑफ ग्रुप, या तो ग्रुप का निकलना। देखिए बेसिकली होता है रिमूवल ऑफ ग्रुप या एडिशन ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोलाइसिस, यानी बिना वाटर ना ही यूज हो ना ही एटीपी यूज हो। इस टाइप का केस में क्या होता है, अगर मतलब उसके तब भी अगर कुछ रिमूव हो रहा है या बन रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग लाइजेज। लाइजेज मतलब इसका एग्जांपल आपको देख सकते हैं, चलिए देखिए यहाँ इसका एग्जांपल है सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब -CO2, यानी किसी भी कंपाउंड से CO2 निकल गया है, जैसे कि कंपाउंड ए है, इससे मान लीजिए CO2 रिमूव हो गया और बी बना इस टाइप का, और बिना एटीपी, ना ही वाटर इसमें यूज हुआ है और ना ही एटीपी अगर निकले या एटीपी बने, मतलब एटीपी का खेल रहा हो तो, ठीक है। फिर आता है आइसोमरेज। आइसोमरेज में इंक्लूड्स ऑल एंजाइम इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजीशन आइसोमर, तीनों प्रकार कवर कर लिया है। तो हम इसमें कहना चाहते हैं कि हमारा हेड जो सिलेबस में वो है म्यूटेज। म्यूटेज जो है या आइसोमरेज भी है, डायरेक्ट आइसोमरेज भी इसका एग्जांपल है। जैसे कि आइसोमरेज तो नाम से पता चलता है, म्यूटेज भी इसी का मतलब एग्जांपल होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग म्यूटेज देखते हैं, वो म्यूटेज यही करता है कि मतलब इंटर कन्वर्जन करता है, ठीक है। तो यही होता है इंटर कन्वर्जन, मतलब एक दूसरे आइसोमर में। आइसोमर तो आप लोग को पता ही होगा, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। फिर आता है लैगेज। लैगेज मतलब बॉन्ड को जोड़ना, ठीक है। देखिए लैगेज में क्या होता है कि बॉन्ड मतलब जुड़ भी सकता है और टूट भी सकता है, ठीक है। लेकिन लैगेज में बॉन्ड जुड़ता ही है, मतलब एडिशन ही होता है, और एटीपी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बस इतना। कैटलाइजिंग लिंकिंग टुगेदर, ये लिंकिंग वाला है, दो कंपाउंड को जोड़ना, और एटीपी इसमें यूज होता है। तो इसका एग्जांपल आप लोग को, जैसे कि जिसको जरूरत है वैसे तो ज़्यादातर लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंथेटेज। सिंथेटेज मतलब इस टाइप का एग्जांपल, टी वाला, ठीक है, सिंथेटेज। ये इसका मतलब इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होता है और बॉन्ड जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसका लैगेज का एग्जांपल हो जाएगा। हालांकि जरूरत नहीं, हमारा सिलेबस में जो 11th के बच्चे हैं उसका सिलेबस में देखिए, ये डिहाइड्रोजनेज इंपॉर्टेंट है, काइनेज इंपॉर्टेंट है, और म्यूटेज मेरे हिसाब से, और सिंपल डाइकार्बोक्सिलेशन, ये 3-4 याद रख सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं। तो सिंथेटेज, कार्बोक्सिलेज, ये सब तो दूसरे। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का एडिशन। CO2 जो है निकलना अलग चीज़ है, निकलना दो तरह से निकल सकता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से और सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन से। लेकिन कार्बोक्सिलेज जो है CO2 को ऐड करता है, और ये इसमें ATP रिक्वायर्ड होता है, इसमें B7 शायद बायोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए ठीक है। देखिए अगर आपको बायोमोलिक्यूल का और ट्रिक चाहिए तो इसमें है, ठीक है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो इस टाइप का मेरे पास प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो आपको बायोलॉजी का प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा आपको। थ्योरम नेट वन सारा बायोलॉजी का जितना भी टेबल है इंपॉर्टेंट, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो वो देख सकते हैं आप लोग। वैसे भी हम लिंक आई बटन पे मतलब और लास्ट के कार्ड पे डाल दिएंगे, ठीक है, तो वीडियो देख सकते हैं लास्ट में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, को फैक्टर। देखिए इंजाइम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है को फैक्टर। को फैक्टर सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि नन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, नन प्रोटीन पार्ट है तो को फैक्टर। लेकिन जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एपो एपो इंजाइम। एपो इंजाइम जो है प्रोटीन पार्ट होता है, और एपो इंजाइम, ठीक है, ये प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। तो प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपो इंजाइम, और जो नन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, को इंजाइम, को फैक्टर। तो बताइए अगर एग्जाम में है कि को फैक्टर बड़ा टर्म है या को फैक्टर बड़ा टर्म है या को इंजाइम, तो आंसर जाएगा को फैक्टर, ठीक है। तो को फैक्टर जो है वो मतलब इसको 3 टुकड़ा में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो पहला हो जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपको को एंजाइम। तो को एंजाइम इसका छोटा पार्ट है, मतलब इसी का पार्ट है, मतलब इसी का एग्जांपल है। और मेटल आयन, ये 3 तरह का को फैक्टर होता है, ठीक है। इसके बारे में हम चलिए पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी हमको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। तो जो कि नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट है, और ये इंजाइम्स मतलब ये कैटालिटिक एक्टिव होता है, मतलब को फैक्टर बहुत एसेंशियल है। देखिए को फैक्टर जो है रिमूवल करने से इंजाइम जो है उसको कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाता है, इसलिए क्रूशियल है, ठीक है। तो क्रूशियल है हमारे लिए, को फैक्टर वेरी क्रूशियल है। इसके बारे में दूसरा बात कि ये क्रूशियल है, इसके एब्सेंस में इंजाइमेटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो सकती है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा ये। अब आता है कि इसमें क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप ये पहला नंबर, दूसरा हम को एंजाइम, और तीसरा हम लोग मेटल आयन के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं तीनों को। सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप में हम लोग ये हाईलाइटर ले लेते हैं,
येलो कलर का। चलिए ये ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और इस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड और कौन होता है, ये भी कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये प्रोटीन नॉन प्रोटीन से अलग है, ये मतलब नॉन प्रोटीनियस है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये आप लोगों को पता है, ये मेटल आयन ये सब क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मेटल आयन क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, प्रोस्थेटिक ग्रुप और इसमें क्या अंतर है कोएंजाइम में, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कॉमन मतलब सिमिलर पॉइंट हुआ, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बॉन्ड होते हैं, समझे। तो ये टाइटली बॉन्ड होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे समझिए कि प्रोस्थेटिक आजकल वर्ड यूज करते हैं हम लोग उसमें मेडिकल साइंस में, जैसे नकली पैर किसी को लगाते हैं प्रोस्थेटिक ये सब होता है, तो वो टाइटली बॉन्ड होता है। इस तरह से याद रखिए, ऐसा नहीं कि मतलब दौड़ रहे पैर खुल गया तो फिर पैर पकड़ने के लिए पैर ही नहीं बचा है, इस टाइप का नहीं हो सकता। ठीक है, तो टाइटली बॉन्ड है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं आप लोग। और कोएंजाइम जो होते हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं, मतलब वो टेम्पररी होते हैं, मतलब इसका जो है ना मतलब टेम्पररी एसोसिएशन होता है। तो किससे, देखिए को फैक्टर जो है, को फैक्टर जो यहाँ देखिए, को फैक्टर सबसे बड़ा टर्म है, ये एपो एंजाइम से बाइंड होते हैं। ठीक है, एपो एंजाइम से बाइंड होते हैं और दोनों मिला के एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, मतलब कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं, सॉरी, तो कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर इस पर आएंगे कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन मतलब प्रोटीनियस नहीं होता है, तो राइबोजाइम है ना, राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है ये क्या होता है, ये आरएनए हो, मतलब ये राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब ये प्रोटीनियस नहीं है, नन मतलब एंजाइम्स जो है मोस्टली क्या होता है, प्रोटीन होता है, और ये नन प्रोटीन है ना। तो इसका ये एग्जाम में आते रहते हैं बहुत बार राइबोजाइम। चलिए आगे, ठीक है, बढ़ते हैं। तो आगे मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में देख लीजिए, दो पॉइंट देखे, ऑर्गेनिक के बारे में टाइटली बॉन्ड है, वो कॉमेडी वाला एग्जाम्पल बताए थे। दूसरा देखिए कि प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल हीम है। ठीक है, हमारे सिलेबस में हीम एक जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, परऑक्सीडेज और केटलेज दो एंजाइम है, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है, हीम है, और ये एक्टिव साइट होता है ऑफ एंजाइम का। ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ, तो एग्जाम में आएगा कि एक्टिव पार्ट मतलब एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और मतलब ये हीम के बारे में अगर पूछे तो परऑक्सीडेज और केटलेज का। ठीक है, फिर आता है कोएंजाइम। कोएंजाइम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ट्रांजिएंट एसोसिएशन होते हैं। ठीक है, और दूसरा है कोएंजाइम्स जो है डिफरेंट एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन में काम आते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग को याद रखना, ये एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम, बहुत सारे कोएंजाइम का एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट विटामिन होते हैं। ये लाइन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे कोएंजाइम का एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट कौन सा है, तो आंसर आएगा विटामिन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है कि कोएंजाइम्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, देखिए एनएडी और एनएडीपी, ये इसका फुल फॉर्म में बहुत पूछता है। तो कंटेंट नायसिन विटामिन, ये विटामिन बी3 शायद है, तो विटामिन बी3 जो है ना, या नायासिन, दोनों एक ही बात है, नायासिन। ठीक है, विटामिन बी3 और नायासिन, तो मोस्टली नायासिन को ही विटामिन बी3, तो विटामिन बी3 नायासिन जो है ये कोएंजाइम है किसका, मतलब इस कोएंजाइम में कौन सी कोएंजाइम में ये विटामिन बी3 या नायासिन पाए जाते हैं, तो एनएडी और एनएडीपी याद रखेगा। तो एनएडी और एनएडीपी, एनएडीपी में हम लोग को विटामिन बी3 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर उसका आता है लास्ट में मेटल आयन। मेटल आयन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मेटल के बारे में बहुत सारा मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ जो हम बनाए हुए हैं। देखिए मेटल जो है एक तरह समझिए इंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का लिंक है, मतलब लिंक बना कर रखता है। कैसे कि इंजाइम मेटल जो है क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम। ठीक है, और फिर दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है एक से, देखिए एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ बनाया और यहाँ दो या दो से मतलब एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सबस्ट्रेट के साथ बनाते हैं। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि मेटल आयन जो है वो इंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का मतलब एक तरह से ये जो है ना, जैसे कि हमारे मतलब कोई भी काम में बीच में जो हेल्प करता है, मतलब हेल्पर का काम करता है दोनों को जोड़ने के लिए। ठीक है, ये सबस्ट्रेट हो गए। सबस्ट्रेट जैसे कि कोई भी रिएक्टेंट, जैसे कि मान लीजिए हमारा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है, ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट रिएक्शन, तो एंजाइम कौन मतलब ये है, तो वहाँ मैग्नीशियम आता होगा, है ना, मैग्नीशियम याद है, हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, तो एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, तो यह मैग्नीशियम। इसका मेटल आयन जो है क्या करता होगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हेक्सोकाइनेज एंजाइम के साथ बनाएगा, वो भी एक्टिव साइट के पास। देखिए जिसको नहीं पता एक्टिव साइट क्या होता है, तो देख लीजिए एंजाइम जो होता है, एंजाइम में दो तीन पार्ट पाए जा सकते हैं। जैसे कि पहला पार्ट होता है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट मान लीजिए एक्टिव साइट है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, हालांकि यहाँ मेटल हेल्प करता है इसको सबस्ट्रेट से बाइंड करने में। ठीक है, तो यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा जिस पार्ट ऑफ एंजाइम में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट्स। और सबस्ट्रेट के अलावा कुछ दूसरा चीज बाइंड करे उसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। ठीक है, तो एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए हम इसमें हो गया अपना लोग को ज़्यादातर बात हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और ठीक है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, जिंक जो है को फैक्टर है कार्बोक्सिलेज का, मतलब कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक दो को और बताते हैं, जैसे कि को फैक्टर आए हैं, तो जैसे कि ज़्यादातर ऑल पायरुवेट, ठीक है, ऑल पायरुवेट
ऑल कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेज ना कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब। तो ये सब का जो है ना कोफैक्टर मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और एक्स ऑल पायरुवेट ने और काइनेज, सॉरी ये हम ऑल काइनेज वो फ्लो हो गया। तो ऑल काइनेज, सारा काइनेज, ठीक है। ऑल काइनेज, सारा काइनेज जो है, जैसे कि पायरुवेट काइनेज, ये हाँ एक्सेप्ट पायरुवेट काइनेज वही एक्सेप्शन है। तो पायरुवेट काइनेज का कोफैक्टर होता है पोटासियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। पायरुवेट काइनेज इसका जो है ना कोफैक्टर होता है पोटासियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पायरुवेट काइनेज के अलावा सारा जो है मैग्नीशियम, मतलब उसका मेटल आयन मैग्नीशियम होता है, और पायरुवेट काइनेज का पोटासियम, ठीक है। ये बहुत फेमस है, और भी मिनरल्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है, तो वो डिस्कस कर लेंगे जब वो चैप्टर डिस्कस होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली हम ना बायोमोलिकुलर का वीडियो बनाएंगे और मैग्नेटिक का